हेलो बच्चों, आज हम महात्मा गांधी द्वारा रचित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज द बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिनको पॉपुलरली हम लोग क्या इस नाम से जानते हैं, बापू या फादर ऑफ द राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। क्या थे वो? एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे, गुरु ज़्यादा थे राजनीतिज्ञ होने के क्रम में। मतलब राजनीतिज्ञ से ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनकी दो ही पॉलिसी थी, सत्य और अहिंसा। आप लोगों ने हिंदी में ज़रूर सुन रखा होगा। तो इन्होंने इन दो पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका क्या था? वेपन मतलब होता है हथियार होता है। तो इन्होंने इन दोनों को, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को, अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे इंडिया में। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और उन्होंने भारत को मदद की उसकी आज़ादी मिलने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उनका पूरा इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा दबदबा रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु कब हुई? एक फैनेटिक था, मतलब कट्टरपंथी उसको कहेंगे, कट्टरपंथी था, उसने उनको गोली मार दी थी। उसके बाद, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, तो उसने उनको गोली मार दी थी। तब उसी में वो उनका देहांत हुआ था। हीज़ ऑटोबायोग्राफी, एक देखिए यहाँ पे वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है जब हम खुद की अपनी ज़िंदगी लिखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और जब बायोग्राफी होता है उसका मतलब होता है जब हमारी ज़िंदगी पे किसी और ने किताब लिखा रखा होता है, तो बायोग्राफी होती है। हीज़ ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में इसका नाम है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स जो दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया उस समय एक वीकली जर्नल और पेपर था जिसको कहेंगे, उस समय जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वो निकलता था और उसमें महात्मा गांधी लिखा करते थे। तो यंग इंडिया आपको ये याद करना पड़ेगा, ये हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और स्पीचेस मतलब भाषण होता है, जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पे जो भाषण दिया था, उसमें से भी कुछ लिया गया है। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। इससे पता चलता है, रिवील मतलब पता चलता है हमको, जागरूक होता है कि केवल वो ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। मतलब अंग्रेजी उनको इडियोमैटिक इस्तेमाल के साथ, मतलब अलंकार के साथ यूज करना, उनको इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस जो अभी जो हम लोग के पास सामने जो लेख है, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका नाम है। सिविलाइजेशन होता है सभ्यता और कल्चर होती संस्कृति। इस पे जो इन्होंने लेख लिख रखा है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह का फाउंडेशन मतलब नींव होता है, और साउंड मतलब बहुत अच्छा। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता की नींव इतनी बढ़िया है कि ये समय के साथ उसी हिसाब से ढलता आया है, मतलब टेस्ट ऑफ टाइम को भी इसने पास कर लिया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ अ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटीरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। वेस्टर्न कल्चर जो होता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कल्चर की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होती है? ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है मटीरियलिटी को, भौतिकवाद को वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, सिविलाइजेशन में क्या है? मोरल बीइंग। हम लोग नैतिकतावाद पे ज़्यादा जोर देते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा विश्वास है कि जो हम लोगों ने जो सभ्यता विकसित की है, वो दुनिया में किसी भी सभ्यता के द्वारा हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड शोन बाई आवर एंसेस्टर। जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वजों ने बीज रोप रखे हैं सभ्यता और कल्चर के बढ़िया वाले, वो दुनिया में कोई उस तरह का कल्चर है ही नहीं। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम ख़त्म हो गया और ग्रीस मतलब ग्रीस कंट्री है,
जिसको यूनान, जिसका हिंदी में नाम है, और यूनान का भी जो भविष्य था, फेट मतलब जो भी उसका भविष्य है वो सेम ही रहा। द माइट ऑफ द फराउज वॉज ब्रोकन। ग्रीस के राजा जो होते थे, किंग्स ऑफ ग्रीस कंट्री के जो राजा, उनको फराव कहा जाता था। द माइट मतलब उनकी ताकत, हिम्मत, उसकी ताकत को, फराव का भी ताकत को भी ख़त्म हो गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान जो है, हालांकि वो एशिया में है, लेकिन वो क्या हो गया, यूरोपियन कल्चर में ढल चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी तरह से साउंड एट फाउंडेशन, अपने नींव पे अभी भी वैसा ही अच्छा है, मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। जो यूरोप के लोग हैं, अपनी राइटिंग्स जो भी वो लोग सीखे हैं, अपने लाइफ के लेसन्स जिसे सीखे हैं, उन्होंने कहाँ से, ग्रीस से और रोम से सीखा है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। जिनका अब ग्लोरी, जो पहले महानता थी, जो भव्यता थी, अब वो उस तरह की ग्लोरी में नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है। एग्जिस्ट मतलब कि रहना, अब वैसी ग्लोरी उनकी रह नहीं गई है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। उनको लगता है, यूरोपियंस इमेजिन, उन लोग विश्वास करते हैं, यूरोपियन लोग, कि वो लोग जो ग्रीस और रोम के लोगों ने जो भी मिस्टेक्स किए हैं, उनसे वो बच सकते हैं, उन गलतियों से वो बच सकते हैं। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल मतलब दयनीय स्थिति। उन लोगों की स्थितियाँ इतनी दयनीय कि सोचते हैं कि उन गलतियों से वो खुद को बचा सकते हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इंडिया रिमेन इमूवेबल। इंडिया क्या रहा, इमूवेबल रहा, बिल्कुल अडिग रहा। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही इसकी भव्यता है, यही इसकी गरिमा है। इट इज़ अ चार्ज, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट में लोग ऐसा बोलते हैं, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, उनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ हैं। एंड स्टॉलिड, स्टॉलिड मतलब मंद बुद्धि या सुस्त होता है। दैट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। ये अडॉप्ट वर्ड आया है। अडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना, और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है एडैप्ट। एडैप्ट मतलब होता है अनुकूलन, अनुकूल, अपने आप को उसके अनुकूल कर पाना। तो यहाँ के लोग, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि यहाँ के लोग कोई भी न्यू अगर हम परिवर्तन लाते हैं, उसको अडॉप्ट करने में सुस्त हैं, तेज नहीं है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये हमारे गुणों के खिलाफ बिल्कुल ये आरोप लगाया जाता है। वॉट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने क्या देखा है, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि हम अपने एक्सपीरियंस के दम पे हम ये बोलते हैं कि ये सब जो चार्जेज, ये आरोप हमारे खिलाफ लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलना नहीं, हम में बदलने की हिम्मत नहीं है, हम डेयर नहीं करते हैं चेंज होने के लिए। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग अपनी एडवाइस इंडिया को देते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टेडी, और लेकिन फिर भी वो अपने जैसे है वैसे ही रहती है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही हमारी खूबसूरती है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और इससे हमारे होप को क्या होता है, सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। शीट एंकर मतलब होता है सिक्योरिटी। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन उस तरह का कंडक्ट होता है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हमें हमारे ड्यूटी की तरफ, हमारे कर्तव्यों की तरफ, कर्तव्य के रास्ते पे, पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य के रास्ते पे हमें ले जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्यों का निर्वहन और मोरालिटी मतलब नैतिकता का पालन, ये दोनों क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, परिवर्तनीय टर्म्स है, एक से दूसरे में बदला जा सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अगर हम लोग नैतिकता का पालन करते हैं, उसका मतलब होता है कि हमने अपने दिमाग पे और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर रखा, उस पर मास्टरी कर ली, महारत हासिल कर ली है। सो डूइंग, ऐसा करने में, वी नो आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को समझते हैं। द गुजराती इक्वेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगर गुजराती मतलब हम शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं अपने सिविलाइजेशन में, तो उसका मतलब हमारा सीधे सीधे होता है कि वो गुड कंडक्ट से उसको जोड़ के देखा जाता है। इफ़ दिस डेफिनेशन भी करेक्ट, अगर यह डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट है, देन इंडिया, तब इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने, लेखकों ने हमको दिखाया, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी बडी एल्स।
तो हमको जो कई सारे राइटरों ने लिख के दिखाया, हम किसी और से सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और ये ऐसे ही रहना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, हमको पता है, हमने नोटिस किया है कि दिमाग जो होता है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको मिलता है इसको और उससे ज़्यादा चाहिए होता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, उसके बावजूद भी ये कैसा रहता है, असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही ज़्यादा हम अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, जितना हम उसमें उलझते जाते हैं, इंडल्ज मतलब उसमें जुड़े रहना, द मोर अनब्रिंडल्ड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाते, हमारे नियंत्रण के बाहर चले जाते। अनब्रिंडल्ड मतलब होता है अनियंत्रित हो जाना। जितना ही हम अपने पैशंस में डूबते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अनियंत्रित होते जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, देयर फोर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हम लोगों को किस चीज़ों में कितना लगना चाहिए, उसके लिए उन लोगों ने दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उसको उन्होंने हमारे किसी चीज़ में लगे रहने को उन्होंने लिमिट कर दिया। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्हें पता था कि जो हैप्पीनेस, जो खुशी मिलती है, वो एक मेंटल कंडीशन होता है, बाहरी चीज़ों से हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति बहुत धनी है वो खुश होगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, या फिर वो इसलिए दुखी होगा क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनी लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि वो खुश नहीं है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसुएट्स अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, डिसुएट्स मतलब होता है अलग रहने को कहा, मना किया। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को लग्जरी से और प्लेजर से, इन सबों से दूर रहने के लिए कहा। प्लेजर मतलब होता है जो सराउंडिंग से, जो बाहरी चीज़ों से हमें जो खुशी मिलती है उसको प्लेजर कहते हैं। और लग्जरी मतलब होता है जो भी हमारे आराम की वस्तुएं होती हैं, वो लग्जूरियस चीज़ों में आती हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने को कहा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एक्सिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हम आज भी उसी तरह के हल का इस्तेमाल, प्लॉ मतलब होता है हल, आज भी उसी तरह के प्लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज करते रहे हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हमने सेम टाइप के घरों में, कॉटेजेस होता है घर को यहाँ कह रहा है कि हम लोग सेम टाइप के घर में भी रहते हैं जो बहुत पहले हुआ करते थे। एंड आवर इंडिजीनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हम इंडिजीनस मतलब घर का, जो घर पे ही विकसित किया गया हो वैसा वाला, तो हमारा जो हमने शिक्षा भी वही रखी है जो हमारे पुराने समय से चला आ रहा था, उसी को हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन, कोरोड मतलब कोई चीज़ अगर क्षय करता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे कि हम कंपटीशन करें, मतलब जिससे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला ऐसे कंपटीशन ही नहीं। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, हर कोई अपना ही धंधा कर रहा है। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, वेज मतलब होता है अपना मेहनताना, और वो लोग क्या करते हैं, अपना रेगुलर ही जो मेहनताना होता है मजदूरी का, वही चार्ज करते हैं हम लोग। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि मशीनरी को कैसे इन्वेंट किया जाता है। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स एंड फोर फादर्स, ये सिनोनिम्स कहे जाएंगे। तो हमारे पूर्वज जानते थे, इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपने दिल को, अपने मन को इन सब चीज़ों के पीछे लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। मोरल फाइबर का यहाँ मतलब होता है कैरेक्टर। तो हम लोग क्या बन जाएंगे, इन सब चीज़ों के स्लेव्स, इन सब वो चीज़ों के दास बन जाएंगे, और अपनी कैरेक्टर जो हमारा ओरिजिनल है उसको हम लोग छोड़ देंगे, उससे हट जाएंगे। दे देयर फॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसीलिए उन्होंने काफ़ी विवेचना के बाद, काफ़ी कंसिडरेशन के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया दैट वी शुड ओनली डू वॉट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, इसलिए उन्होंने बहुत विवेचना के बाद ये सोचा कि हम लोगों को वैसे ही काम करना चाहिए जो हम केवल अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमारी जो सही की खुशी है और जो हमारा हेल्थ
अच्छा जो रहेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो लाभकर होगा वो क्या है, अगर हम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके ही काम करते हैं तो उसी में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. हमारे पूर्वजों ने इसका कारण भी दिया कि लार्ज सिटीज़ जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो एक जाल होते हैं, एक झांसा होते हैं, और वहाँ पे बेवजह में इतना ज़्यादा भार, इनकम्बरेंस मतलब बर्डन, भार है बेवजह का वहाँ पे, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और वहाँ पे लोग खुश नहीं रह सकते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पे क्या होता है, चोरों का गैंग होगा, रॉबर्स, वहाँ पे डकैत भी रहेंगे, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिस्ड इन देम, वेश्यावृत्ति भी वहाँ फलती फूलती है, और इस तरह के जितने भी दुर्गुण हैं वहाँ पे फलते फूलते हैं। वाइस मतलब दुर्गुण और फ्लोरिश मतलब फलना फूलना। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को धनी लोग लूटते हैं। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वो छोटे छोटे गाँव से ही संतुष्ट थे, खुश थे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. उन्होंने देखा कि राजाओं के तलवारों की स्थिति यहाँ सिंबलाइज कर रहा है कि राजाओं की स्थिति कहाँ हमारे यहाँ जो नीति है उसके नीचे है, उनकी स्थिति, राजाओं की स्थिति हमारे यहाँ जो नीति बन है उनके नीचे हैं। एंड दे देयर फॉर हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज, इसीलिए उन्होंने जो संप्रभुता दी है, ऋषि को ज़्यादा ऊपर पोजीशन पे रखा है और राजा को उनके नीचे रखा है। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह का देश जहाँ पे इस तरह का संविधान है, इज़ फिटर टू टीच अदर्स, ये दूसरों को सिखाने के लिए ज़्यादा सही है, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ना कि दूसरों से सीखने के लिए बना है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, यहाँ पे हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर भी हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो लोग क्या हैं, हमेशा एक सीमा के भीतर ही रहते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, हर किसी को पता है कि ये कोई सुपीरियर नहीं है, ये सब प्रोफेशन जो फॉलो करता है कुछ सुपीरियर नहीं हो जाता। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रो पीपल, ये इस तरह के वकील और इस तरह के वैद्य जो होते हैं ये लोगों को लूटते नहीं हैं। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, ये लोग खुद दूसरे लोगों पे, जो हमारी जनता उस पर डिपेंडेंट हैं, उस पर निर्भर हैं। नॉट देयर मास्टर्स, ना कि उनके मास्टर्स हैं, ना कि उनके ऊपर उनके मालिक हैं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जो हमारे यहाँ जस्टिस दिया जाता है वो भी काफ़ी सही रहता है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, हमारे यहाँ साधारण नियम जो लोग फॉलो करते हैं वो है कि कोर्ट जाना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। देयर आर नो टाउट्स टू लोअर पीपल इन टू देम, यहाँ पे कोई दलाल, टाउट्स मतलब दलाल है, ल्योर मतलब आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, तो यहाँ पे कोई दलाल नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दिस इविल टू वॉज नोटिसिएबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये दुर्गुण भी है, हमको कहाँ ही नोटिस करने मिलेगा, केवल कैपिटल्स के अराउंड, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या जो हमारी राजधानी है उसके आसपास ही हमको ये सब भी दुर्गुण देखने को मिलते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यहाँ के लोग बिल्कुल अपने आप इंडिपेंडेंट होकर रहते हैं। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे कृषि पे निर्भर हैं ज़्यादा लोग और उसी को फॉलो करते हैं। दे एन्जॉयड ट्रू होम रूल, और वो यहाँ के सही में कहें तो वो होम रूल को एन्जॉय करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, जैसा कि मैंने इंडियन सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, वैसा ही इसके वोटरीज मतलब होता है भक्तों, इसके भक्तों के द्वारा भी उसका वर्णन वैसा ही किया जाता है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कि ऐसा है कि वहाँ के लोगों ने परफेक्शन को प्राप्त कर लिया, ऐसा कहीं भी नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग, हमारे यहाँ जो इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी जो है, प्रवृत्ति कैसी है, एलिवेट ऊपर उठाना, द मोरल बीइंग नैतिकपन को, नैतिकता को ऊपर उठाना वाला हमारे सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, प्रोपेगेट मतलब आगे बढ़ाना, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, वो इमोरलिटी को, अनैतिकता को आगे बढ़ाता है, ज़्यादा जगह देता है। द लेटर इज़ गॉडलेस, लेटर मतलब बाद में जो आ रहा है, लेटर मतलब, और इसका ऑपोजिट होता है फॉर्मर, तो लेटर मतलब जो बाद में आया, तो बाद में किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की।
तो लैटर इज़ गॉडलेस, क्योंकि दूसरा वाला क्या है, वहाँ पे गॉड को नहीं मानते हैं। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और पहला वाला जो है हमारा वो भगवान में विश्वास के पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और इस तरह से समझने में इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। और इस तरह से जब हम बात करते हैं तो इस पे ये डिज़र्व करता है, इंडिया डिज़र्व करता है कि हम इसकी इंडियन सिविलाइजेशन को ही अपनाए रखें ऐसे एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपकता है, हमारा भी ये कर्तव्य है, हम भी चाहते हैं कि हम लोग अपने इंडियन कल्चर से इसी तरह से जुड़े रहें। आई एम नो हेटर ऑफ़ द वेस्ट, मैं ऐसा नहीं कि पश्चिम से मैं घृणा करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं हालांकि मैं वेस्ट का थैंक यू कहूँगा, मैं उसको शुक्रिया अदा करूँगा फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से, पाश्चात्य साहित्य से काफ़ी कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की भी थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद अदा करूँगा कि उसने मुझे सिखाया दैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर मैं इंडिया को चाहता हूँ कि सबसे ऊंचाई पर जाए, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, मुझे अपने देशवासियों को ये ज़रूर बिल्कुल खुले तौर पे बताना होगा। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सालों साल का जो मेरा अनुभव रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्तमान सिविलाइजेशन को लेकर, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने एक चीज़ तो इससे सीख ही लिया है, दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमको इससे दूर ही रहना चाहिए, हमसे इससे दूरी बना के रखना चाहिए। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, और वो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है इसके बारे में आगे बताते हैं। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटीरियल, ये क्या था, भौतिक चीज़ों का पूजा, यहाँ पे इसको तवज्जो दी जाती है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर जो जानवर है उसकी पूजा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ एन अनएडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड होता है किसी चीज़ में जब कुछ मिला के उसको गंदा कर देते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ एन अनएडल्टरेटेड मटीरियलिज्म, ये ऐसा मटीरियलिज्म है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, भौतिकवाद है जिसमें कोई मिलावट नहीं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़, और मॉडर्न सिविलाइजेशन इसके अलावा कुछ नहीं। इफ़ इट डज़ नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटीरियल सिविलाइजेशन, अगर हर स्टेप पे क्या चाहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन जो भौतिकवादी जो सभ्यता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बोलबाला है, वो हमेशा आगे रहे। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, ये शायद अननेसेसरी होगा, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर यूजलेस नहीं है तो अननेसेसरी तो ज़रूर है। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशंस को एक दूसरे के साथ तौलना अगर ज़रूरी नहीं है तो यूजलेस, इफ़ नॉट यूजलेस है। दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना बेवजह का काम होगा। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, ऐसा कहा जा सकता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन उस तरह से ही इवॉल्व हुआ है, उस तरह से वो बढ़ा है जैसा कि वहाँ की क्लाइमेट, मतलब वहाँ का जैसा मौसम होता है, जैसा वहाँ का वातावरण होता है, उसके हिसाब से वो वैसा बड़ा हुआ है। एंड सिमिलरली, और सेम तरीके से, और वैसे ही, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और हमारा सिचुएशंस जो है, हमारा सिविलाइजेशन हमारे देश के कंडीशंस के हिसाब से, हमारे देश का जो माहौल के हिसाब से विकसित हुआ है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपने अपने तरीके में अपने अपने समय के साथ सही हैं।